आइए डीएसएमएस का कंप्रेसिव मेंबर, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लेक्चर 4 में कि कंप्रेसिव मेंबर का अगर कोई न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं कि कंप्रेसिव मेंबर में दो टॉपिक आपका बचा हुआ है, जिसमें पहला आपका बिल्ट अप सेक्शन है और दूसरा टॉपिक आपका है लेसिंग एंड बैटर सिस्टम। सबसे पहले हम पहले वाले टॉपिक पे आते हैं बिल्ट अप सेक्शन। इसमें बिल्ट अप सेक्शन में जिसे कहते हैं हिंदी में संगठित खंड। देखिए संगठित खंड होता क्या है। अगर मान लेते हैं कोई आप संपीड़न उपांक का कोई स्तंभ है और संपीड़न उपांक का स्तंभ के रूप में हम आई सेक्शन लेते हैं, चैनल सेक्शन लेते हैं, एंगल सेक्शन लेते हैं, तमाम ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको हम स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब हम दो मेंबरों को लेकर के कोई कॉलम बनाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम दो चैनल ले लिए या दो आई सेक्शन ले लिए, तो मान लेते हैं एक चैनल ए है एक चैनल ए है, इनको मिलाकर हम क्या बनाए, एक कॉलम बनाएं। जब कॉलम बनाएंगे तो इन पे हम लोड देंगे और लोड दिया जाएगा तो हम चाहते हैं कि यह दोनों मेंबर एक होकर के काम करें और इनमें कोई व्याकुचन आपका ना हो। तीन व्याकुचन को रोकने के लिए और इनको एक होकर काम करने के लिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो आई वाई वाई होता है और आई एक्स एक्स यह ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको पट्टियों के द्वारा ऐसे जोड़ दिया जाता है। जब पट्टी के द्वारा जोड़ देंगे ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों मेंबर क्या हो जाएंगे, आपके एक हो जाएंगे। अब इन पे लोड लगाएंगे। जब लोड लगाएंगे तो दोनों मेंबर एक साथ उन लोडों को क्या करेंगे, अपने ऊपर वहन करेंगे। तो यही कहलाता है आपका संगठित खंड कि जब किसी एक अकेले खंड पर कोई भार लगाया जाए और इस भार के कारण यह खंड व्याकुचन में आ जाए यानी कि बहक जाए, तो हम दो या दो से अधिक खंडों को लेकर के आपस में जोड़ करके प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं संगठित खंड या बिल्ट अप सेक्शन। देखिए इसमें दिखाया गया अपन, जब किसी एक खंड का प्रयोग कर उस पर भार लगाया जाता है, यदि इस भार के कारण खंड में व्याकुचन हो तो दो या दो से अधिक खंडों को आपस में जोड़कर प्रयोग किया जाता है, जिसे संगठित खंड कहते हैं। देखिए संगठित खंड के रूप में हम आई सेक्शन लिए, यहाँ पे आई सेक्शन का प्रयोग किए हैं। इसमें एक पॉइंट है, खंडों को आपस में जोड़ने के लिए लेसिंग या बैटन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे खंडों को आपस में जोड़ेंगे, दो खंडों को आपस में जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, लेसिंग और बैटन सिस्टम। अभी आपको आगे बताएंगे लेसिंग और बैटन सिस्टम होते क्या हैं। देखिए दो सेक्शन आपका है आई सेक्शन, एक पट्टी के द्वारा इनको हम जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ये आई सेक्शन है, ये भी कौन सा सेक्शन है, आपका आई सेक्शन है। इस आई सेक्शन से इस आई सेक्शन के बीच की दूरी कितनी आपकी है, डी है। इस आई सेक्शन का वाई एच यह काम कर रहा है और इस आई सेक्शन का वाई एच यह काम कर रहा है, लेकिन दोनों का जो वाई एच मेन है वह कौन सा है, यह है। इस आई सेक्शन का एक्स एच यह काम कर रहा है, इस आई सेक्शन का एक्स एच यह काम कर रहा है, दोनों का जो आई एक्स एच काम कर रहा है वो यह है। आई बात समझ में। तो हम चाहते हैं कि खंड की अधिकतम सामर्थ्य के लिए आई एक्स एच क्या होगा, आई वाई के बराबर होगा, तभी खंड का आपका अधिकतम सामर्थ्य आपका प्राप्त होगा। अब इसमें हम संगठित खंड के बीच की दूरी निकालते हैं कि अगर दो खंडों को आपस में जोड़ करके प्रयोग करेंगे तो कितनी दूरी पर रख करके कॉलम बनाएंगे, कितनी दूरी पर रख के बनाएंगे, कितनी दूरी पर रख के बनाएंगे, कितने दूरी पर कितना डिस्टेंस दिया जाए कि वह अधिक से अधिक लोड को क्या करे, सहन करे और उनमें व्याकुचन हमारा न हो। तो इसके लिए उनके बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकाला जाता है, पहला स्टेप है कि माना पट्टी की मोटाई टी तथा चौड़ाई बी, जिस पट्टी से जोड़ उसकी मोटाई टी है और चौड़ाई कितनी है आपकी, बी है। तो कुल जड़त्व गुणा आई एक्स एक्स बराबर निकालेंगे 2 गुणे खंड का आई एक्स एक्स प्लस 2 गुणे पट्टी का आई x1। तो देखिए जो बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है वह आई एक्स एक्स आई वाई के बराबर होना चाहिए। तो अब हमें पहले आई एक्स एक्स चाहिए, फिर हम क्या निकालेंगे, आई वाई वाई निकालेंगे। तो अगर हम आई एक्स एक्स निकालेंगे तो यहाँ देखिए आई एक्स एक्स आपका निकाला गया है 2 गुणे खंड का आई एक्स एक्स। अब जानते हैं कि एक सेक्शन का आई एक्स एक्स यह है और दूसरे का आई एक्स एक्स आपका यह है। तो चूंकि दोनों अच्छे एक ही पे हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो 2 गुणे खंड का आई एक्स एक्स हो गया। अब लेंगे पट्टी का आई एक्स एक्स। तो देखिए पट्टी आपकी यहाँ पे जुड़ी है, इसका आई x1 कहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा। तो इसके बीच में और इसके बीच में समांतर इसका पर में लगा दीजिए।
अच्छा, समांतर इसका प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे पट्टी का आई x1 x1। और आगे आपको दिखा रहे हैं कैसे इसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए देखिए आई एक्स एक्स बराबर 2 गुणे आई एक्स एक्स, खंड का एक खंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पट्टी की चौड़ाई b है, टी क्यू अपॉन 12। पट्टी की मोटाई कितनी है, t दिया गया है, क्योंकि पट्टी कैसी आपकी आयताकार है और आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी टी क्यू अपॉन 12 या बी डी क्यू अपॉन 12। तो देखिए हम इनके बीच में समांतर रेखा का प्रमेय लगा रहे हैं, इस पट्टी के एक्स एक्स और इस मेन एक्सिस के बीच में समांतर रेखा का प्रमेय लगा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है आपकी, h1 दिया है। तो लगा दीजिए 2 गुणे बी टी क्यू अपॉन 12 प्लस बी इंटू टी एरिया गुणे h1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका एक्स एक्स निकल जाएगा। अब हम टेबल से खंड का निम्न गुणधर्म ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें आई एक्स एक्स चाहिए तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, टेबल से। अगर हमें सी वाई वाई चाहिए तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, टेबल से। तो हम ये सभी गुणधर्म हम क्या करेंगे, टेबल से निकालेंगे। आई एक्स एक्स निकालेंगे, आई वाई वाई, सी एक्स एक्स, सी वाई वाई और क्षेत्रफल, ये सभी एक खंड के लिए होते हैं। इससे पहले हम आपको बताए हैं। अब आते हैं स्टेप सेकंड में। इसी प्रकार आई वाई वाई निकालेंगे। अगर हम आई वाई वाई निकालेंगे तो 2 गुणे आई वाई वाई हो जाएगा और प्लस 2 गुणे पट्टी का आई वाई वन बाई वन। अब देखिए फिगर में एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए जो खंड का आई वाई वाई है यह है और दोनों का आई वाई वाई यह है, और पट्टी का जो वाई वन है वह यह है या यह है। इस पट्टी के लिए यह है और इस पट्टी के लिए आपका यह है। देखिए आपका है। अच्छा, तो मेन वाई वाई और यह एक ही है आपका। तो समांतर रेखा का प्रमेय लगाएंगे इसके और इसके बीच में, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। चूँकि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े भी हैं तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं आपको बता रहे हैं। तो आई वाई वाई और 2 गुणे आई वाई वाई और प्लस 2 गुणे पट्टी का आई वाई वन वाई वन। आई वाई और निकालेंगे 2 गुणे आई वाई वाई प्लस ए गुणे सी वाई वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे टी बी क्यू अपॉन 12। अब देखिए यह वैल्यू कहाँ से आता है। जब हम इस y के बीच में और इस y के बीच में समांतर रेखा का प्रमेय लगाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया है, d है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, d बाई 2, इतना हो जाएगा आधा दूरी d बाई 2। और जब इस अक्ष के बीच में इस अक्ष के बीच में समांतर रेखा का प्रमेय लगा रहे हैं तो आप जानते हैं, इसके पहले मैं आपको बताए थे कि इस कांट के किनारे से y अक्ष तक की जो दूरी होती है वह सी वाई वाई होता है। कितना होता है, सी वाई वाई। तो बताइए अगर इस अक्ष से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो सी वाई वाई में क्या ऐड करेंगे, डी बाई 2 ऐड कर देंगे तो यह दूरी हो जाएगी। तो सी वाई वाई प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों खंडों के बीच की दूरी के लिए आई एक्स को आई वाई को बराबर कर देंगे, डी की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। तो देखिए एक प्रॉब्लम लेकर आए इसी में कि अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम देता है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। संगठित खंड के लिए दिया है कि 2 ISMC, ISMC का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम चैनल। सी का मतलब होता है चैनल। क्या होता है आपका, चैनल। 400, उस चैनल की गहराई कितनी है आपकी, 400, ठीक। एज द रेट 49.4 kg प्रति मीटर। यह क्या है, उस चैनल का भार है 1 मीटर पे कितने kg का, 49.4 kg का। चैनल को आपस में जोड़कर संगठित खंड स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी दी है आपकी, 4 मीटर। दोनों सिरे बद्ध हैं तो खंड की सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। जहाँ प्रभाव प्रतिबल दिया 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम आते हैं न्यूमेरिकल पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चैनल के लिए ISMC की वैल्यू दिया है 400 एज द रेट इतना आपका दिया गया है। तो इसका निम्न गुणधर्म टेबल से आप ज्ञात कर लीजिए। तो टेबल से अगर हम ज्ञात करेंगे इसका निम्न गुणधर्म तो वह केवल एक खंड के लिए प्राप्त होगा। तो हम एरिया निकाल लेंगे, IXX निकाल लेंगे, IYY निकाल लेंगे, फिर आगे आपका RXX निकालेंगे, RYY निकालेंगे और CYY निकालेंगे, ठीक। यह आपका हो गया। तो देखिए इस चैनल को बनाए हैं, यह एक चैनल यह है और एक चैनल यह है। दोनों चैनल का जो फ्लैंज है वह कहाँ है, बाहर की ओर स्थित है, यानी कि बाहर। आप बाहर की ओर ले लीजिए चाहे अंदर की ओर ले लीजिए, कोई एक कंडीशन लेकर के आप सॉल्व करेंगे। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो वही लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप मान लेंगे कि चैनल के फ्लैंज बाहर की ओर हों या इनके मुँह बाहर की ओर हों या फिर अंदर की ओर। अब देखिए यह एक चैनल यह है, एक चैनल यह है। अब इनको एक पट्टी यहाँ पे जोड़े हैं और एक पट्टी यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक। इन पट्टियों के द्वारा हम इसको जोड़े हैं। वर्टिकल ये आपका स्तंभ है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितना है आपका, D है। अब इसका हम अक्ष को डिवाइड कर लें
इस दोनों चैनल का जो वाई अक्ष काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, दोनों का मिला करके, और जो एक्स अक्ष काम कर रहा है वो यह काम कर रहा है। ठीक, अब एक एक का देख लेते हैं। अब एक चैनल का देखें तो वाई अक्ष जो काम करेगा वह यह काम करेगा, और जो एक्स काम करेगा वह यह काम करेगा। इसका भी ऐसे काम करेगा, एक्स यह काम करेगा और वाई यह काम करेगा। ठीक, पट्टी का देख लें, पट्टी का एक्स पट्टी के सेंटर से काम करेगा, इसका वाई जो काम करेगा इस पट्टी के सेंटर से काम करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। अब इसके सेंटर से पट्टी के सेंटर तक की दूरी कितना दिया है आपका, h1। हम मान लीजिए आपका h1 है। अभी हम h1 का मान भी निकालेंगे। देखिए एक चैनल यह आपका दिखा गया, एक चैनल यह दिखा गया। देखिए पट्टी के द्वारा हम जोड़े हैं, एक पट्टी यह है, एक पट्टी यह है, एक पट्टी यह है, मतलब कि आप पट्टी लगाकर उसको जोड़ेंगे। तो चूँकि यह आपका ऊंचाई में दिखा गया, यानी कि यह 4 मीटर लंबा है। कितना ऊंचाई का है, यह 4 मीटर। जो कॉलम आपका बनाया गया है 4 मीटर का है। स्टेप सेकेंड में हम आई एक्स एक्स बराबर निकालेंगे 2 गुणे आई एक्स एक्स प्लस 2 गुणे बी टी क्यू अपन 12 प्लस बी गुणे टी इंटू h1 स्क्वायर। जैसे फार्मूला इससे पहले आपको बताए हैं। आप टेबल से आई एक्स एक्स निकाले हैं, वैल्यू को पुट करें, आई एक्स का मान निकाल लीजिए। ठीक, बी का मान कितना दिया है 400, यानी कि बी की जो वैल्यू हम माने हैं वह 400 माने हैं। टी का मान कितना माने हैं अब 20 mm। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि बी बराबर 400 mm, टी बराबर 20 mm। आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तब, अगर दिया है तो आप वही लेके चलेंगे। हमने मान लिया b बराबर 400, टी बराबर कितना है 20, इतना आप एज्यूम कर लीजिए। आप आई एक्स एक्स निकाल लीजिए यहाँ से। इसके बाद आप क्या करेंगे, आई वाई वाई निकालेंगे। आई वाई वाई बराबर निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 2 गुणे वाई वाई आई वाई वाई प्लस ए गुणे सी वाई वाई प्लस डी वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे टी बी क्यू अपन 12। अब इसके आगे स्टेप नहीं जाता इस वजह से क्योंकि इस पट्टी का वाई एच, अब मेन वाई एच कहाँ काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। लेकिन चैनल का वाई एच और मेन वाई एच दूरी पे काम कर रहा है, इसलिए इनकी डिस्टेंस को हम लेते हैं। तभी बता रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा। इसका डिस्टेंस कितना लिया गया आपका आई वाई में, सी वाई वाई प्लस डी वाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू को क्या करिए, पुटअप कर दीजिए। 2 गुणे टेबल से जो निकाले आई वाई का मान 504.8, इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस एरिया इतना दिया है सी वाई वाई। अब देखिए सी वाई वाई, अब आपको इससे पहले हम बताए हैं कि सी वाई 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 एच से किसी कांट के किनारे की जो दूरी होती है क्षैतिज, वह सी वाई वाई होता है। हमें दूरी कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी डी है, तो आधी दूरी कितनी होगी आपकी d/2। अब d/2 में, इस d/2 में अब यह सी वाई वाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे किनारे से, तो सी वाई वाई प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, सी वाई वाई प्लस डी/2 का कितना जाएगा, होल स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करिए। अब पुटअप करने के बाद आई वाई वाई का मान आप निकालेंगे, लेकिन आई वाई वाई का मान नहीं निकलेगा क्योंकि डी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो हमें डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों खंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आई एक्सेस को आई वाई के बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दीजिए दोनों को। अब दोनों को अगर हम बराबर करेंगे आई एक्सेस और आई वाई को, तो डी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पे निकाले हैं 450 mm लगभग। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो हम 450 mm निकाले हैं। ठीक, अब अगले स्टेप में आते हैं, आई वाई वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। आई वाई का मान निकालेंगे तो कैलकुलेशन करके हम निकालें तो 1005 गुणे 10⁻6। अब आई वाई कैसे निकलेगा, जब डी का मान मालूम चल गया तो उसी फार्मूले में डी की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, इसके पहले वाले फार्मूले में आई वाई वाई में पुटअप करके निकाल लीजिए। तो आई वाई वाई का मान आई एक्सेस के बराबर ही आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन किए हैं तो 1005 आ गया है और आई एक्सेस कितना आया था 1007, तो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका दशमलव में। अब देखिए पाँचवें स्टेप में निकालेंगे तंत्र अनुपात। ठीक, बीच की दूरी तो निकल गई, अब निकालेंगे तंत्र अनुपात, क्योंकि सामर्थ्य निकालना है। तो लेमडा और बराबर होता है एल ई एफ अपान आर मिनिमम। आई बात समझ में। अब चूंकि दिया है क्वेश्चन में दोनों सिरे बद्ध हैं, तो जब कॉलम के दोनों सिरे बद्ध हैं तो एल ई एफ का मान होता है 0.65 गुणे वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई 4 मीटर दिया है तो 4000 mm हो जाएगा। तो निकालेंगे कितना आएगा, 2600 mm हो जाएगा। अब लेमडा बराबर एल ई एफ अपान आर मिनिमम। अब आर मिनिमम के लिए आप आर एक्सेस का मान पुटअप कर सकते हैं, जो आपका आर एक्सेस टेबल से निकाला गया है यहाँ पर, वही वैल्यू क्या करिए, पुटअप कर दीजिए। पुटअप करेंगे 154.8, वैल्यू आ गया 16.79। अब यह मान 180 से क्या है, कम है, तो 180 से कम है तो क्या है, सुरक्षित है, क्योंकि पिछली बार आपको बताया है पिछले वीडियो में कि तंत्रानुपात का मान सामान्य लोड के लिए 180 से कम लिया जाता है।
ठीक है ना। वही आपका अगर पवन भार भूकंपीय भार आ रहा है और उसमें वो हो रहा है आपका बकलिंग या विरूपण हो रहा है तो उसमें 250 लेते हैं, लेकिन अगर प्रत्यावर्तन हो रहा है तो 350 लिया जाता है। तो चूँकि यहाँ सामान्य लोड है तो 180 से कम लेंगे। अब लेमडा के मानों का अंतर्वेशन कर हम क्या करेंगे, सिग्मा एसी का मान निकालेंगे। तो लेमडा बराबर 10 के लिए निकालेंगे क्योंकि 16.79 है, तो यह किसके बीच में पड़ेगा, लेमडा बराबर 10 के लिए और लेमडा बराबर 20, क्योंकि 10 और 20 के बीच में यह वैल्यू आपका पड़ेगा। तो लेमडा बराबर 10 के लिए सिग्मा एसी हो जाएगा 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और लेमडा बराबर 20 के लिए सिग्मा एसी हो जाएगा 148 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब सिग्मा एसी, अब इन दोनों का लेकर क्या करेंगे, अंतर्वेशन करेंगे। अब अंतर्वेशन करेंगे तो 150 माइनस 148 बटे 10 लेमडा के मानों का अंतर है 16.79, क्योंकि इसके सापेक्ष निकालना है, इसकी वैल्यू को ले लीजिए 10, तो 16.79 माइनस 10 निकालेंगे वैल्यू सिग्मा एसी 148.642 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यह आपका आ गया सिग्मा एसी का मान आ गया। अब संगठित खंड की सामर्थ्य अगर निकालें, संगठित खंड की सामर्थ्य अगले स्टेप में, तो सामर्थ्य P बराबर होता है सिग्मा एसी गुणे ए डैश। अब ए डैश क्यों लिए हैं, क्योंकि जो ए होता है वह एक कोणीय खंड है, सॉरी वह सिंगल खंड के लिए है ए, तो ए डैश किसके लिए है, ए डैश है दोनों खंडों, ए डैश बराबर होगा 2a, क्योंकि दो खंड है। संगठित खंड का मतलब क्या है, दो खंड है, कम से कम दो खंड है आपका। तो P बराबर इस सिग्मा एसी का मान पुट करेंगे, ए डैश बराबर 2a, तो 2 गुणे एक एरिया का मान दिया है, एक खंड का एरिया 6293 mm स्क्वायर, यह पुट कर दीजिए। तो देखिए P का मान इतना हमारा आ गया 1.8 गुणे 10⁶ न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 1870 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं, या 10⁶ न्यूटन को लिख सकते हैं मेगा न्यूटन, तो लिखेंगे कि 0.8 मेगा न्यूटन, यानी कि इतना उसकी सामर्थ्य होगा, उस खंड की इतनी सामर्थ्य होगी। अब आते हैं लेसिंग और बैटन सिस्टम। देखिए जालक और बैटन पद्धति क्या होता है, हम जानते हैं जब संगठित खंड स्तंभ बनाते हैं, संगठित कॉलम बनाते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे टावर, जो आपके टेलीफोन के जो टावर बने होते हैं वह 4 एंगलों से मिल करके बने होते हैं किनारे किनारे, और उनको तिरछे पट्टियों से जोड़ते हैं। ऐसे जो टावर होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, ऐसे तिरछे पट्टियों से जोड़ते हैं ना, तो यह लेसिंग होता है। क्या होता है, लेसिंग। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह इस कॉलम में अपरूपण आपका ना हो या व्याकुचन इसमें ना हो, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। या फिर आपके जो आपके स्टेशनों पे जो कॉलम बनाए जाते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, लेसिंग और बैटन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आप किसी कॉलम में दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं और किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जालक पद्धति। जब किसी संगठित स्तंभ को एक होकर कार्य करने के लिए उनको तिरछे पट्टी के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे लेसिंग सिस्टम कहते हैं। जिस तिरछे छड़ से जोड़ते हैं उसे लेसिंग बार कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाए हैं, एक मान लेते हैं चैनल सेक्शन या आई सेक्शन यह है, एक से चैनल सेक्शन या आई सेक्शन यह है। अब इसको आपस में जोड़ने के लिए क्या किए, तिरछे अवयव का प्रयोग किए हैं। ठीक, तो यह कौन सा आपका सिस्टम कराएगा, लेसिंग सिस्टम। इस छड़ को बोलते हैं लेसिंग बार। जो कोण जो थीटा होता है यह 70 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 70 डिग्री या कोण आपका होना चाहिए। अब देखिए अगला है इकहरा जालक पद्धति। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा जालक पद्धति। इकहरा जालक पद्धति क्या होता है, जब संगठित स्तंभों को एक ही क्रम में लेसिंग बार द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे इकहरा जालक पद्धति कहते हैं। देखिए एक ही क्रम में जोड़ रहा है ना, तो यह इकहरा जालक पद्धति होगा। अब देखिए जालक का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पॉइंट दिए हैं। स्तंभ में आ रहे बकलिंग को रोकने के लिए लेसिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आ रहे भार को रोकने के लिए, बकलिंग जो हो रहा है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेसिंग का। अब आते हैं दोहरे जालक पर। दोहरा जालक कैसा रहेगा, जब किसी संगठित स्तंभ के दोहरे क्रम में लेसिंग बार से जोड़ते हैं तो उसे दोहरा जालक कहते हैं। तो इसको दोहरे क्रम में जोड़ेंगे, जैसे एक क्रम में जोड़ लिए ना, अब अगले क्रम से ऐसे लेके जोड़ेंगे तो क्रॉस हो जाएगा आपका। तो यह दोहरा जालक आपका सिस्टम है। अगला बैटन सिस्टम। जब किसी संगठित स्तंभ को क्षैतिज पट्टी द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे बैटन सिस्टम कहते हैं। तो देखिए पट्टियों से भी जोड़ते हैं, क्षैतिज पट्टियों से क्या करते हैं, कॉलम को कुछ दूरी पर जोड़ते चले जाते हैं। इनको क्यों जोड़ा जाता है, स्तंभ पर आ रहे बलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि स्तंभ पर कोई भार अगर आ रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। मान लेते हैं ये आपका कोई कॉलम है, इस पर मान लेते हैं कोई लोड P लोड आ रहा है। अब इस पर से लोड को एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक, हम क्या करते हैं, बैटन का प्रयोग करते हैं। तो बैटन के द्वारा एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर फोर्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। या मान लेते हैं दो कॉलमों को आपस में जोड़ रहे हैं, एक कॉलम यह है, अब छोटा पड़ गया, अब दूसरे कॉलम को यहाँ जोड़ रहे हैं
तो इस कॉलम को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बैटन पट्टी का प्रयोग करेंगे। तो पट्टी आप लगाएंगे, सॉरी यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ मान लेते हैं कोई कॉलम है, यह कॉलम छोटा पड़ गया, अब यह कॉलम है दूसरा, फिर यह कॉलम है, फिर यह कॉलम है। अब इस कॉलम को जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाएंगे तो यह कॉलम क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में फोर्स क्या होगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। या एक ही कॉलम अगर है, एक ही कॉलम है, तो उसमें भी आप बैटन सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक। अब जो जालक पद्धति होता है, जैसे मान लेते हैं कोई कॉलम है, इसमें मान लेते हैं पी लोड आ रहा है, क्या लोड आ रहा है, पी लोड। तो जब हम जालक सिस्टम बनाते हैं, जालक सिस्टम का प्रयोग करते हैं ऐसे, चलिए ठीक है, ये जालक सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो पी लोड आ रहा है, तो पी लोड इसका कुछ भाग, पी लोड का कुछ भाग नीचे जाता है और कुछ भाग इस जालक पट्टी पे जाता है। पी का कुछ भाग आपका जालक पट्टी पे जाता है और कुछ भाग कहाँ जाता है, नीचे। फिर यहाँ से यह अगले पट्टी पे जाता है, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होगा। यानी कि पूरा लोड कॉलम पे नहीं जाएगा, यह लोड क्या हो जाता है, बट जाता है। तो जब बटेगा तो कुछ भाग इस पे जाएगा, यह वहन करेगा और कुछ भाग आपका नीचे जाएगा। तो इससे कॉलम में क्या होगा, व्याकुचन को यह रोकेगा, व्याकुचन रुकेगा तो संपीड़न बल आपका ज़्यादा लगेगा कॉलम पर। तो यह हो गया आपका बैटन सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेसिंग और बैटन का डिज़ाइन कैसे करते हैं, डिजाइनिंग का स्टेप बताएंगे, उसमें आपको एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करके बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या तो नंबर को सेव करके व्हाट्सएप नंबर हमारा है उस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे देंगे या सॉल्व करके। ओके, धन्यवाद।